ज्ञानम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैथ्स का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में कहीं पे कभी भी आ सकते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बारे में आपको छोटी छोटी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आगे आने वाले टॉपिकों में भी बहुत काम आता है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से गहन से अध्ययन करेंगे ताकि आपको जो भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे संख्या पद्धति की बात करें तो रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से, इसलिए एसएससी बैंक और बैंक के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले अपन बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं। किसकी बात करेंगे पहले अपन? प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखना कि वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती है। किसमें प्रयुक्त की जाती है? ये वस्तुओं की गणना करने में क्या की जाती है? प्रयुक्त की जाती है। क्या कहलाती है? वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। नेचुरल नंबर का होते हैं वह 1, 2, 3, 4 और आगे भी चलती रहती है। तो ये होती है अपनी प्राकृत संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर। देखो, प्राकृत संख्या शून्य को नहीं माना जाता है। शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना करते हैं तो केवल कहाँ से शुरू करते हैं? अपन 1 से काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। कभी भी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। तो ध्यान रखना, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। 0 प्राकृत संख्या नहीं मानी जाती है और प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें और इसके बाद पूर्ण संख्या। ऑल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, बात करें पूर्ण संख्याओं की तो देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही थी, कौन सी संख्या थी? प्राकृत संख्या। लेकिन यदि किसी इन संख्याओं में या प्राकृत संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी? वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। इसलिए इसमें किसको शामिल कर लिया जाता है भाई दोस्तों? 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। और 0 से कहाँ तक चलती है? ये अनंत तक चलती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जितनी प्राकृतिक संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है? वह पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब बात करें पूर्णांक। पूर्णांक क्या होंगे? इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर। ये पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह पूर्ण संख्याओं के एक तरफ धनात्मक और एक तरफ क्या होती है? ऋणात्मक। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इंटीजर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और ये डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ये एक तरफ धनात्मक होती है और एक तरफ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है उतनी ही वो क्या होती है? छोटी होती है। जैसे मैं बात करूं कि 5 एग्जाम्पल के तौर पर 5 और एक 3, कौन बड़ा होगा? 5। लेकिन बात करूं -5 और ये 3 तो क्या सही होगा? क्या नहीं होगा। फिर क्या सही होगा? इधर 3 बड़ा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है उतनी क्या होती है? वह छोटी होती है। तो ये चीजें हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या है 0 से अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्या है एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक होती है।
एक क्वेश्चन है जो RS फ्री में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है RS में पूछा जा चुका है 2018 में। क्वेश्चन है यदि x, y और z प्राकृतिक संख्याएं हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के विभिन्न हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन है 12। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि यदि x, y और z क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तो सभी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के विभिन्न हलों की संख्या, मतलब x, y और z कौन सी संख्या की बात कर रहा है, वो प्राकृत संख्या यूज करनी है और इनका योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सोल्व करें इसको। तो बात करें कि x, y और z बराबर कितना होना चाहिए मेरे पास दोस्तों, 6 होना चाहिए। तो देखो, यदि मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ूं तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर भी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब देखो, ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। चेंज कर देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 3 करूँ तभी मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि मैंने x का मान अब कितना आ गया, 2 आ गया। यदि मैं यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1 लिखूं तब भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 6। और यदि 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखूं तब भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए, ठीक है दोस्तों। और यदि मैं यहाँ पर 3 प्लस 1 प्लस 2 लिखूं तब भी कितना आ रहा है, 6। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या देखो, मैंने पहले के यहाँ पर देखो 1 लिखा था, 1 2 3 कितना हो गया था, 6। फिर 2 को इधर लाया और 1 यहाँ गया तो कितना, और 3 यहाँ गया, कितना हो गया, 6। फिर 1 को इधर और 3 को यहाँ लाया, कितना हो गया, 6। फिर देखो 3 को मैं आगे लेके आया, 3 2 और 1, फिर 3 1 और 2। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब और बात कर लेते हैं आगे कि यदि मैं 1 प्लस 3 प्लस 1 2 लिखूं तब भी कितना प्राप्त होगा मेरे पास, 6। अब देखो, यदि मैं 2 को जोड़ूं तब भी कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 तब भी कितना आ रहा है मेरे पास, 6। और यदि मैं 1 प्लस 1 प्लस 4 जोड़ूं तब भी कितना आ रहा है मेरे पास, 6। फिर मैं 1 प्लस 4 प्लस 1 लिखूं तब भी कितना आ रहा है, 6। फिर 4 1 प्लस 1 लिखो तब भी कितना आ रहा है मेरे पास, 6। अब देखो दोस्तों, कितने हो गए, 3 3 6 और 4 कितने हो गए, 10। मतलब कितने हल होंगे इसके, 10। कितनी संख्याएं होगी ऐसी, तो कितनी संख्याएं होगी वह, 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो ये था RS प्री 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। तो साथ के साथ अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले संख्याओं की जानकारी और इसके साथ जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं साथ के साथ लेके अपन चलेंगे। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल अपन 0 लेवल से लेकर चलेंगे, छोटी छोटी संख्याओं की बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आती। कहते हैं कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तो आपकी नींव मजबूत करनी है, बिल्कुल। अब बात करें सम संख्या। देखो, सम संख्या को सभी जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डायरेक्ट कि कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 डॉट डॉट।
सब जानते हैं इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर। उसके बाद बात करें विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है दोस्तों, विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट ऑड नंबर। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती है, वह विषम संख्याएं कहलाती है। अब बात करें और आगे तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि परिमेय संख्या से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और ध्यान रखना अभाज्य संख्या से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं आगे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या होती है परिमेय संख्या है, मतलब जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, मतलब जिन संख्याओं को किस में लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जाए। p को कहते हैं अंश और इसको कहेंगे अपन हर। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है क्या कहलाती है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। बट p और q क्या होनी चाहिए, प्राक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0। मतलब मैं कह सकता हूं कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगी, वह परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं 0, -5, 22/7, -3/2। अब आप कहेंगे क्या 0 भी परिमेय संख्या होती है? जी बिल्कुल, 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि केवल उसने किसकी बात की थी, हर की बात की थी कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हर का मान 0 थोड़ी है, जिसका कोई नहीं होता उसका तो 1 होता है। तो यहाँ क्या आएगा, 1। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखना 22/7 में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जबकि आपने देखा होगा पाई का मान क्या मानते हैं अपन, 22/7, लेकिन एक्चुअल मान पाई का 22/7 ना, वो 3 पॉइंट कितना होता है, 14 होता है। इसलिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कह सकता हूं मैं मत इसको देखते हुए कि प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं वही क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या आपको पता है प्लस में और क्या चलती है, माइनस में। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी क्या होती है, वह परिमेय संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाती है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगे, लेकिन q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है। अब बात करें अपरिमेय संख्याओं की। बात करें अपरिमेय संख्याओं की, मतलब जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वही क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात कर लेते हैं √2, √3, 2 + √3, पाई, ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। √5, मतलब जो संख्याएं रूट के अंदर आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन देख लेते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन या जबकि कह सकते हैं, जबकि 22/7
परिमेय संख्या होती है, जो कि 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ईबी क्या होती है, ईबी अपरिमेय संख्या है। ईबी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद बात करें दो परिमेय संख्याओं संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़ माइनस और गुणा हमेशा परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है या होती। ध्यान रखना, यदि दो परिमेय संख्या दे दी और उनका जोड़ करें या माइनस करें या गुणा करें तो हमेशा क्या होगी, वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना, कोई भी दो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वही होगी जिनको p/q के रूप में किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। जैसे कि अपन बात करें 5 + 5 जोड़ा तभी कितना आएगा, 10। क्या परिमेय संख्या है, क्या बिल्कुल है। -1 दोनों माइनस कितने, 2। तो देखो यदि किसी भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या हैं, यदि उनको जोड़े घटाएं और गुणा करें तो भी क्या प्राप्त हो रहा है, अपन को एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब यदि एक परिमेय मिल जाए और एक अपरिमेय मिल जाए तो देखते हैं, या फिर दोनों अपरिमेय संख्याएं मिल जाए तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि बहुत काम के हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान में रखें। अब बात करें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। केवल किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और शून्य तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, एक परिमेय संख्या, लेकिन वो परिमेय संख्या किसको छोड़ना है, आपको 0 को छोड़ना है। क्योंकि 0 को यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आपको पता है संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, केवल किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर। यदि दो अपरिमेय संख्या, यहाँ पे कह सकता हूं, यदि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। कब, जब दोनों संख्या क्या मिल जाए, अपरिमेय संख्या मिल जाए, तो उनका जोड़, घटाव, गुणा और भाग क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको जो बताई है कि पाई है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ई है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और यदि आपको दो परिमेय संख्याएं और उनका जोड़, घटाव और गुणा किया जाए तो भी क्या होगा, हमेशा ही परिमेय संख्या आपको मिलेगी। लेकिन यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या मिल जाए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या मिल जाए तो उनका जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन किसको छोड़ना है, शून्य को छोड़ना है,
और यदि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया जाए तो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये बात थी अपनी अपरिमेय संख्याओं की। अब बात करें अभाज्य संख्या। नाम से पता चल रहा है अभाज्य, प्राइम नंबर। अभाज्य का मतलब होता है वे संख्या जिसमें एक और सम संख्या का ही भाग जाता हो क्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बात करूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 काफी है। देखो इसमें भाग दूंगा तो केवल और केवल किसका जा रहा है, एक का। इसमें देंगे तो एक का भी जाएगा और दो का भी जाएगा, एक का जाएगा और तीन का, 1, 2 और 4। इसकी बात करूँ तो 1 और 5, एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, 3 और 6, इसमें एक और क्या आएगा, 7। फिर देखिए इसकी बात करें तो देखो इसमें एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। फिर एक का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। फिर एक का जाएगा, दो का जाएगा, 5 और 10, इसमें एक और 11 का जाएगा। इसमें एक का भी जाएगा, 2, 3, 4, 6 और 12। उसी प्रकार एक और किसका जाएगा, 13 का। अब मैंने कहा कि अभाज्य संख्या वही होगी जिसमें केवल और केवल एक और सम संख्या का ही क्या जाता हो, भाग जाता हो। अब देखो केवल और केवल एक और सम संख्या का भाग जाता हो तो देखो किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में है, 5 है, 7 है। उसी प्रकार अपन कहेंगे 11 है और 13 है। केवल इनमें ही क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, और में थोड़ी जा रहा है, और में नहीं जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या वही होगी जिसमें केवल और केवल एक और सम संख्या का ही क्या जाता हो, भाग जाता हो, क्या कहलाती है, वह अपरिमेय संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या के लिए देखो ध्यान रखना, प्राइम नंबर पीछे प्रेजेंट करता हूँ मैं, 2 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट चलता रहेगा। मतलब पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है और फिर क्या है, देखो यहाँ पे 11 है, फिर 13 है, चलती रहेगी, ध्यान रखना। और इसकी कुछ बातें हैं, यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे मतलब ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल एकमात्र सम संख्या है, तो आपका आंसर कितना आएगा, वो केवल और केवल 2। तो ध्यान रखना केवल 2 ही एकमात्र क्या संख्या है, सम संख्या है। केवल 2 है जो ही एकमात्र क्या है, सम संख्या है, और बाकी की जितनी भी आगे आएगी सारी की सारी क्या होगी, वह विषम संख्याएं होगी। कुछ पॉइंट्स और है, बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 8। फिर देखो बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर 30 तक कितनी होती है दोस्तों, तो कितनी होती है, 10। फिर बात कर लेते हैं 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है दोस्तों, 15। फिर 1 से लेकर 75 कितनी होती है, 21। और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है दोस्तों, तो ये याद रखना 25। बहुत काम की क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है यहाँ से कि 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 8। और 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, वो 10। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। 1 से 75 तक कितनी होती है, 21। और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थी अपनी अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभाज्य हो गया तो बात करें भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, रूट संख्या, सभी के इसी के नाम है कंपोजिट नंबर। क्या याद रखना है आपको, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या बोली थी कि वे संख्याएं जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है। अब तो यहाँ पर एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाता हो, भाग जाता हो, क्या कहलाएगी, वह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखो 2 3 तो हो गई, अब बात करें 4, उसके बाद 5 नहीं हुई थी, उसके बाद क्या आएगा 6, 7 नहीं हुई थी, क्या आएगा 8, 9, 10, 11 नहीं 12 आएगा, 13 नहीं कितना आएगा 14 आएगा, 15 आएगी और आगे भी चलती रहेगी। अब आपके पास बात आई, पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। तो याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और याद रखना संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। मतलब संख्या 1 न तो भाज्य है और नहीं क्या है, अभाज्य है। ध्यान रखना 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक भाज्य संख्या। अब देखो आपको पता है अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। लेकिन यहाँ 1 को न तो भाज्य माना और नहीं भाज्य माना, तो ये कितनी बचेगी भाई दोस्तों, 74। कितनी बचेगी, 74। तो ध्यान रखना ये थी अपनी भाज्य संख्या। अब सभाज्य संख्या चलो समझा देते हैं। बात करें सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना किन्हीं 2 संख्याओं का जिनका एचसीएफ क्या हो, मतलब मस क्या हो, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगी, सभाज्य संख्या कहलाएगी। जितनी भी याद रखना एक कर्मागत जितनी भी संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है, सभाज्य संख्या होती है। जितनी भी कर्मागत संख्या होती है सारी की सारी क्या होगी, वह अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैंने बोला कि 50 और 51। तो ध्यान रखना दोस्तों 50 और 51 की बात करो तो उनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 50 और 51 दोनों ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों में किसी एक कॉमन का भाग ज़्यादा है। केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग 50 में जाएगा और 51 में भी जाएगा। तो ध्यान रखना जितनी भी कर्मागत संख्याएं होती है सारी की सारी क्या होती है, वह सभाज्य संख्याएं होती है। ज़्यादा इसका नहीं है, नॉर्मल है। अब बात करें संपूर्ण संख्या, बहुत काम की है। संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर। तो ध्यान रखना ऐसी संख्या जिसके सभी, ध्यान रखना ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर बशर्ते संख्या को छोड़कर। शर्त क्या है, संख्या को छोड़कर। ध्यान रखना ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग कितना हो, उस संख्या के बराबर हो, बस शर्त है कि उस संख्या को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन है जो C-टेट का है, पूछा जा चुका है, अच्छे से ध्यान रखना है। C-टेट में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से संपूर्ण संख्याएं कि ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, बट शर्त है कि उस संख्या को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो एक क्वेश्चन है C-टेट का जो कि अपन करते हैं। ध्यान रखना संपूर्ण नंबर का मतलब क्या होता है कि संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए, उस संख्या के बराबर होना चाहिए, बस शर्त क्या है उस संख्या को छोड़ दिया जाए। तो एक क्वेश्चन है C-टेट। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से
कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? ए ऑप्शन है आपके पास 9, बी है 8, सी है 12 और डी है 6। देखो दोस्तों, यहाँ केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि 9 के मैं गुणनखंड करूं तो मेरे पास कितना होगा? एक का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं, केवल किसका जाएगा? 9 का। फिर बात करूँ मैं 8 की, 8 में देखो 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का जाएगा और किसका जाएगा? 8 का। फिर बात करें 12 की, तो 12 में देखो 1 का जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का और अंत में किसका? 12 का। उसी प्रकार 6 की बात करें तो 6 में देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का। लेकिन मैंने कहा था कि उस संख्या को छोड़ दिया जाए, उस संख्या को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो देखो ये संख्या तो यही है ना, तो इसको क्या कर दिया जाए? अपन छोड़ दिया जाए। और इसके गुणनखंडों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर। तो क्या 3 और 1 4 9 रहे? क्या नहीं हो रहे? तो ये संख्या संपूर्ण संख्या नहीं होगी। 8 देखें, 2 3 और 4 कितने हो गए? 7 और 1 भी क्या 8 हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ 12 की बात करें तो 6 और 4 10 हो रहे, 3 13, तो भी ज़्यादा होगी, तो ये संख्या भी संपूर्ण संख्या नहीं होगी। और यहाँ देखें 6 को छोड़ा है क्योंकि ये संख्या स्वयं है, तो 3 2 5 कितना है? 6। तो कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या होगी? 6। तो आपका आंसर कितना आएगा? 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसको आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या होगी? केवल ऑप्शन दे रहा हूँ। ए 18, बी है 24, सी है 32 और डी है 28। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।